हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, 2 दिनों पहले हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की एक वीडियो आई थी जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ देखा था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अन्य चीज़ों को भी हम लोगों ने जाना था। आज हमारा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का ये पार्ट 2 है और हड़प्पा सभ्यता का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूँ अगर फ्रेंड्स, तो पिछली क्लासेस में, पिछले वीडियोस में हमने हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर गुजरात में लोथल, धौलावीरा, इन सब जगहों के बारे में देखा था। आज जो आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली महत्वपूर्ण वस्तुएं। यानी कि स्थल के बारे में तो हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से स्थल मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। जो जितने भी महत्वपूर्ण स्थल थे, जो महत्वपूर्ण प्लेसेस थे, वो हम लोगों ने देख लिए हैं। लेकिन उन स्थल से, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो हमें देखना बाकी है। और ये जो पॉइंट है, आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 90% क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से यहीं से आते हैं कि किस जगह से क्या मिले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हड़प्पा है, जो स्थल है हमारा, वो है हड़प्पा। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का नाम जो हड़प्पा सभ्यता पड़ा है, वो क्यों पड़ा है? क्योंकि सबसे पहले इस हड़प्पा नाम की जगह की खोज हुई थी। तो हड़प्पा में कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं वो हमें देखना है। सबसे पहले तो ये दोस्तों, मैं एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, और ये हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में। यानी कि आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं? एक तो रावी नदी के किनारे, फिर जो खोजकर्ता थे जिन्होंने हड़प्पा की खोज की वो थे दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों कि हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे और उन्होंने 1921 ईस्वी में खोज की थी। और हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है, एक तो कौन सा नगर किस नदी के किनारे है, और दूसरा कि वो किस अभी के, जो पहले का जो हड़प्पा क्षेत्र था और वो अभी, उसकी अभी वास्तविक स्थिति क्या है, ये आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपसे पूछ दिया जाएगा कि हड़प्पा जो है वो भारत में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है या फिर अफगानिस्तान में पड़ता है। तो आपको इसलिए याद रखना ज़रूरी है कि आप सही सही आंसर दे सकें कि हड़प्पा जो है वो अब पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। क्योंकि जिस टाइम हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी दोस्तों, उस समय भारत पाकिस्तान बटे हुए नहीं थे, पूरा जो क्षेत्र था वो हमारा भारत के अंतर्गत ही, भारत के अंदर ही आता था। ठीक है, तो हड़प्पा से मिली हुई महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या है फ्रेंड्स? तो वो है अन्नागार। ये आप ध्यान रखेंगे, अन्नागार। कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण का मतलब है दोस्तों कांसे का दर्पण। ठीक है, R37 ताबूत के कब्रिस्तान, श्रमिक आवास, सिर के बल खड़ी स्त्री का चित्र जिसके पेट से एक पौधा निकल रहा है, इसके अलावा एक मोहर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र इत्यादि, ये सब मिला है दोस्तों हड़प्पा से। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हड़प्पा से मिली हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा जो प्लेस है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है वो मैं आपको शायद पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पे स्थित है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सिंधु नदी के दाएं किनारे पे मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के बाएं किनारे पे चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो, उसकी अभी की जो वास्तविक स्थिति है वो है पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में। अब यहाँ से सवाल ये उठता है कि मोहनजोदड़ो से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण रूप से मिली हुई हैं। तो वो देखना है फ्रेंड्स आपको कि ये यहाँ से मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, इसके अलावा पुरोहित की मूर्ति भी मिली है और महाविद्यालय भी मिले हैं फ्रेंड्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अलग पॉइंट आपको देखने के लिए मिल रहा है कि मोहनजोदड़ो से एक महाविद्यालय जैसी संरचना भी मिली है।
इसके अलावा एक श्रृंगी पशु की मुद्राएं भी मिली है, यानी कि कुछ मुद्राएं मिली हैं जिसपे एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाले पशु का अंकन है। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, और वो है कि मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, मुद्राओं की जो सबसे बड़ी संख्या है वो मोहनजोदड़ो से मिली है और वो है 1200। मोहनजोदड़ो से 1200 मुद्राएं मिली हैं। तीसरा जो प्लेस है फ्रेंड्स वो है लोथल। हड़प्पा सभ्यता का जो तीसरा प्लेस है, तीसरे जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो है लोथल, और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे, और लोथल गुजरात में पड़ता है। खोजकर्ता थे रंगनाथ राव, जिन्होंने 1957 ईस्वी में लोथल की खोज की, और ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और जो महत्वपूर्ण वस्तुएं जो यहाँ से मिली हैं वो है गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा का मतलब होता है पतन या बंदरगाह। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपसे एग्जाम में गोदीवाड़ा या फिर पतन या फिर बंदरगाह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चावल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये जो पॉइंट है आपका चावल, चावल लोथल से मिला है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में चावल का साक्ष्य शायद लोथल के अलावा रंगपुर से और इसके अलावा कहीं से भी नहीं मिला है। वहाँ के लोग ज़्यादा जौ की खेती करते थे और दूसरे जो फसल थे उनकी खेती करते थे, इसलिए ये जो साक्ष्य मिला है लोथल से चावल का, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के रूप में है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। इसके अलावा अग्निकुंड, अग्निकुंड का प्रमाण मिला है। कहने का ये मतलब है कि शायद उस टाइम के लोग, उस समय के लोग, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा पाठ में भी विश्वास रखते थे। उसके अलावा हाथी दांत, 3 युगल समाधियाँ, देखिए फ्रेंड्स 3 युगल समाधियाँ मिली हैं। कहने का ये मतलब है कि या तो वो हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, नहीं तो परिवार के अन्य सदस्य रहे होंगे। जैसे कि 3 युगल समाधियाँ, कहने का ये मतलब है दोस्तों कि एक जगह 6 लोगों को एक ही कब्र में दफनाया गया था। एक जगह 2 लोगों को दफनाया जाना, जिन्हें हम युगल बोलते हैं, और वहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिली है, यानी कि 3 जगहों पे 6 लोगों को दफनाया गया था। इसके अलावा घोड़े की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति का मतलब होता है दोस्तों कि मिट्टी की मूर्ति। घोड़े की मृण मूर्ति खिलौने वाली मिली है। सूती वस्त्र के रंगाई के कुंड मिले हैं, और इसके अलावा बर्तनों तथा मोहरों पर सर्वाधिक बतख का चित्रण मिलता है, और एक मृदभांड पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का भी चित्रण मिला है। कहाँ से? ये सारी चीज़ें मिली हैं लोथल से। ठीक है, मैंने सारी चीज़, जितने भी हड़प्पा के जो स्थल हैं उनसे जितने भी चीज़ मिले हैं वो सारे चीज़ मैंने एक जगह कर दिए हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। और यहाँ से आपको याद करना ही होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और हड़प्पा सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है फ्रेंड्स कि जिसे आप 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से मिली हैं। जो आगे का जो हमारा स्थल है, हड़प्पा स्थल है, वो है रंगपुर। अभी तक हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल के बारे में देख चुके हैं। चौथा है रंगपुर। रंगपुर जो है वो भादर नदी या फिर कहीं कहीं आपको मादर नदी भी दिख जाएगा। खोजकर्ता कौन है इसके? रंगनाथ राव। और इन्होंने कब की थी खोज? तो 1953 से 1954 ईस्वी के बीच। और ये जो रंगपुर है वो भी गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ से कौन कौन सी प्राप्त हुई हैं वो हम आगे देखते हैं। यहाँ से धान की भूसी, ज्वार बाजरा और कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त हुआ है। कहाँ से? रंगपुर से फ्रेंड्स। धान की भूसी, ज्वार बाजरा और कच्ची ईंटों का दुर्ग। देखिए, लोथल से हमें चावल के दाने मिले हैं, ठीक है, लेकिन रंगपुर से चावल के दाने नहीं, धान की भूसी मिले हैं। लेकिन ये अनुमान लगाया गया है, इस प्रमाण को देखकर ये अनुमान लगाया गया है कि यहाँ पे चावल होंगे, तभी धान की खेती की गई होगी, जिससे चावल मिले होंगे, और इसी वजह से यहाँ पे धान की भूसी प्राप्त हुई है। आगे का जो हमारा प्लेस है वो है धौलावीरा। धौलावीरा की नदी की जानकारी नहीं है, खोजकर्ता इसके थे RS बिस्ट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, खोजकर्ता से भी नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। खोजकर्ता थे RS बिस्ट, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो ये है दोस्तों कि आयताकार मुहरे बड़ी संख्या में। देखिए फ्रेंड्स, मुहरे तो मिली हैं और जगह से भी, लेकिन धौलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ से आयताकार मुहरे प्राप्त हुई हैं। पशु तथा मनुष्यों की मूर्ति नहीं मिली है, ठीक है, ये भी एक
याद रखने वाली पॉइंट है कि पशु तथा मनुष्यों की मूर्ति धौलावीरा से नहीं मिली है और नगर का आकार आयताकार था। धौलावीरा का, धौलावीरा जो नगर था उसका आकार दोस्तों आयताकार था और जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था थी यहाँ पे, और जल को रोकने के लिए 16 से अधिक जलाशयों का निर्माण किया गया था। तो ये जो धौलावीरा आप जो प्लेस देख रहे हैं हड़प्पा का, वो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये जो प्लेस है वहाँ ये बहुत ज़्यादा उन्नत था, यानी कि इसका विकास बहुत ज़्यादा हुआ था। अब आगे का जो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो है रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये पंजाब में स्थित है। ये पंजाब की रूपनगर में स्थित है ये रोपड़, और ये सतलज नदी के किनारे है। और इसकी जो खोज की थी, इसके खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, और 1953 से 56 ईस्वी के बीच ही रोपड़ की भी खोज हुई थी। महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ की क्या है? तो वो है तांबे की कुल्हाड़ी। ये बहुत ज़्यादा याद करना आसान है फ्रेंड्स कि रोपड़ जो है यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर हमें कांसे की चीज़ें मिलती हैं देखने को, लेकिन रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। उसके आगे बनावली। बनावली सरस्वती नदी, जिसे पहले रंगोई नदी के भी नाम से जानते थे। और एक बात और फ्रेंड्स कि ये सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बनावली खोजकर्ता कौन थे? RS बिष्ट थे, और ये हिसार जिला हरियाणा में, बनावली जो है फ्रेंड्स वो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये रोपड़ जो है वो पंजाब में पड़ता है और बनावली जो है वो हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। महत्वपूर्ण वस्तुएं यहाँ की कौन कौन सी हैं? तो मिट्टी के खिलौने वाले हल, जिन्हें टेराकोटा कहते हैं। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि बनावली से क्या मिली है, तो आपसे ये क्वेश्चन टेराकोटा के रूप में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, ना कि मिट्टी के खिलौने वाले हल। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि टेराकोटा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो हड़प्पा सभ्यता से जो टेराकोटा मिले हैं उनका अर्थ है मिट्टी के खिलौने वाले हल मिले हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी अगला स्थल है फ्रेंड्स, वो है घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी खोजकर्ता सूरजभान, और ये भी हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है। आपको एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा का प्लेस कौन सा है, सबसे बड़ा स्थल भारत में कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स राखीगढ़ी। ठीक है, ये यहाँ पे डिफरेंस है, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं, राखीगढ़ी से जो महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं फ्रेंड्स, वो हैं तांबे का उपकरण। ठीक है, तो रोपड़ और फिर राखीगढ़ी से मिला है हमें तांबे का उपकरण, और एक विशेषता भी है यहाँ की कि भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है ये मैंने आपको अभी पहले बता दिया है। अगला प्लेस कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा भी घग्गर नदी के किनारे है। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, और ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा का अर्थ होता है फ्रेंड्स काले रंग की चूड़ियाँ। ये मैंने नहीं डाला है लेकिन आप नोट कर लेंगे, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को प्रेतों का टीला भी बोला गया है, प्रेतों का टीला भी नाम दिया गया है मोहनजोदड़ो को, और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। ठीक है, ये राजस्थान में पड़ता है और घग्गर नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या मिले हैं इंपॉर्टेंट साक्ष्य जो है, महत्वपूर्ण जो चीज़ें मिली हैं, यहाँ से क्या क्या हैं देखिए। यहाँ से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता की जब शुरुआत हो रही थी, जब उस टाइम के लोग ज़्यादा विकसित नहीं थे, उस टाइम के भी साक्ष्य, यानी कि प्राक हड़प्पा जो पहले की हड़प्पा थी, और जब हड़प्पा सभ्यता जब विकसित हो चुकी थी उस टाइम के भी साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। और वो कौन सा प्लेस है दोस्तों? वो है कालीबंगा। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अग्नि के हवन कुंड, चूड़ियाँ, भूकंप के साक्ष्य, फर्श के पक्कीकरण का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। अच्छा, एक बार अग्नि के हवन के कुंड
हवन कुंड, अग्नि के जो हवन कुंड थे वो लोथल से भी मिले हैं दोस्तों। तो ऐसे आप रिलेट करके याद करेंगे तो आपको चीज़ें याद करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा चूड़ियाँ, ये काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ से मिली हैं। दूसरा, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। और फर्श के पक्कीकरण के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा से ही। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों नाली के अंदर जो है वो लकड़ी की पाइप का साक्ष्य मिला है। नाली के अंदर लकड़ी की पाइप का साक्ष्य मिलता है, वो भी कालीबंगा से। और 8 मुद्रा की प्राप्ति हुई है। जैसे मोहनजोदड़ो से सबसे ज़्यादा मुद्रा 1200 मुद्रा की प्राप्ति हुई है, वैसे ही कालीबंगा से 8 मुद्रा की प्राप्ति हुई है। आगे है चनहुद्रो। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये जो चनहुद्रो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित था, ठीक है। चनहुद्रो और मोहनजोदड़ो में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे और जो ये चनहुद्रो है वो सिंधु नदी के बाएं तट पे। बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार आप कोशिश करेंगे तो ये बहुत ईजी है याद करना, ठीक है। इसकी खोजकर्ता थे अर्नेस्ट मैके एवं मजूमदार और इन्होंने 1931 ईस्वी में इसकी खोज की थी और ये पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। अब यहाँ के महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, जैसे कि मनके बनाने का कारखाना, कंघा, लिपस्टिक, काजल इत्यादि, ठीक है। यानी कि जितने भी कॉस्मेटिक्स के सामान होते हैं, जितने भी सजने संवरने के सामान होते हैं, आप यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जितने भी सजने संवरने के सामान हैं वो सारे के सारे चनहुद्रो से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा वक्राकार ईंटें और एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह, ठीक है। एक ईंट पर मिला है दोस्तों, यानी कि वहाँ से जो ईंटें मिली है चनहुद्रो से उस पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। और एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों का अंकन भी यहाँ पे मिलता है। एक मुद्रा है जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछली का भी चित्र बनाया गया है। ये थी चनहुद्रो की बात। अब हम लोग देखते हैं सुरकोटदा, ठीक है, या फिर इसे सुरकोतदा भी बोलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप नाम अलग अलग आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये सरस्वती नदी कच्छ गुजरात में स्थित है। और आपको एक बात बता दूं कि ये सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, यहाँ से मिली है कलश समाधान, घोड़े की हड्डी और तराजू का जो माप है दोस्तों वो 16 के गुनज में यहाँ से मिला है, 16 के गुनज में। और ये जो 16 के गुनज में जो तराजू का माप मिला है वो पूरे हड़प्पा सभ्यता में एक ही जैसा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता की ये बहुत बड़ी विशेषता है, ठीक है, कि तराजू का माप 16 के गुनज में ही मिला है पूरे हड़प्पा सभ्यता में। वो इसमें कहीं से कोई चेंजिंग नहीं आई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग सूतकांगेडोर। ये दास्क नदी के किनारे खोजकर्ता थे RN स्टाइल, ठीक है। और ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। ये मैं आपको पिछले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर आप पिछला वाला लेक्चर देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से ये पॉइंट याद होगा। और इसके अलावा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी तथा मिट्टी से बनी चूड़ियाँ भी मिली हैं। देखिए फ्रेंड्स, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से, लेकिन मिट्टी से बनी चूड़ियाँ जो हैं वो सूतकांगेडोर से हमें प्राप्त होती हैं। अब देखिए आलमगीरपुर, आलमगीरपुर के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये हिंडन नदी के किनारे है, खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा और ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। और इसके सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसके क्या है, तो ये सबसे पूर्वी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। इसके अलावा बर्तनों पर मोर और गिलहरी की चित्रकारी भी यहाँ से मिलती है और यहाँ से भी एक मुद्रा प्राप्त हुई है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो मुद्रा है वो बहुत ज़्यादा जगहों से प्राप्त हो रही है हड़प्पा सभ्यता में। और ये इस चीज़ का साक्ष्य है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करते थे, ठीक है। हालांकि उनका व्यापार वस्तु विनिमय था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार जो था वो वस्तु विनिमय था फ्रेंड्स। वस्तु विनिमय कहने का ये मतलब है कि वो अपनी वस्तुएं देते थे और फिर वहाँ से बाहर से कुछ वस्तुएं लाते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मुहरें मिली हैं वहाँ पे। देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हड़प्पा सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी इस पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहली विशेषता है फ्रेंड्स नगर नियोजन। नगर नियोजन क्या था, नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित थी, ठीक है। सड़कें सीधी होती हैं और तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये जो ग्रिड पद्धति है इसमें सड़कें सीधी होती हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और उसके बीच में जो जगह बचता है उसमें घर बनाए जाते हैं, ठीक है। शहरों का विभाजन,
शहरों का विभाजन दो भागों में किया गया था, पश्चिमी भाग एवं पूर्वी भाग। लेकिन पश्चिमी भाग को ऊपरी भाग और पूर्वी भाग को निचला भाग कहा जाता था। पश्चिमी भाग दुर्गीकृत था और पूर्वी भाग जो था अदुर्गीकृत था। लेकिन लोथल जो एक शहर है दोस्तों, लोथल में एकल नगर विभाजन मिलता है, यानी कि यहाँ पे कोई पश्चिमी भाग कोई पूर्वी भाग नहीं था। लोथल जो एक जगह है हड़प्पा सभ्यता का, जहाँ से सारे के सारे घर जो थे वो एक लाइन में बने हुए थे, कोई ऊपरी भाग और कोई निचला भाग यहाँ पे नहीं था। ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा में नगर दो भागों में विभाजित था और दोनों भाग दुर्गीकृत हैं। ठीक है। आमतौर पर और जो प्लेस है वहाँ पे क्या होता था कि पश्चिमी भाग दुर्गीकृत जबकि पूर्वी भाग अदुर्गीकृत होता था, लेकिन कालीबंगा में ऐसा नहीं था। कालीबंगा में दोनों भाग दुर्गीकृत ही थे। धौलावीरा, धौलावीरा में तीन भाग, धौलावीरा जो नगर है वो तीन भागों में विभाजित है और तीनों नगर दुर्गीकृत थे। ठीक है। 3 पॉइंट है यहाँ पे दोस्तों। पहला लोथल, लोथल में एकल नगर विभाजन, कालीबंगा में दोनों भाग दुर्गीकृत और धौलावीरा, धौलावीरा में नगर 3 भाग में विभाजित था और तीनों नगर जो थे वो दुर्गीकृत थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्नागार प्राप्त हुई है जो 45 मीटर लंबी 15 मीटर चौड़ी है और यह नगर दुर्ग के भीतर है। यहाँ पे मोहनजोदड़ो की ये विशेषता क्यों है दोस्तों कि क्योंकि जितने भी आमतौर पर जितने भी हड़प्पा के प्लेस है वहाँ से ये देखा गया था कि जो अन्नागार होते थे वो दुर्ग के बाहर होते थे, लेकिन ये जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से जो अन्नागार मिले हैं वो दुर्ग के अंदर मिले हैं। ठीक है। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो की एक विशेषता थी, सभागार था यहाँ पे बहुत बड़ा। ठीक है। स्नानागार था। ये सब मोहनजोदड़ो की विशेषताएं थी। सड़क, सड़क यहाँ पे दो प्रकार की होती थी, एक मुख्य सड़क और दूसरी गली की सड़क। ठीक है। मुख्य सड़क चौड़ी और गली की सड़कें जो होती थी वो पतली होती थी, मात्र 3 से 4 मीटर की ये सड़कें होती थी, गली की सड़कें। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो में सड़क के पक्कीकरण के साक्ष्य मिले हैं और मकान की फर्श जो होती थी कच्ची होती थी, जबकि केवल कालीबंगा में फर्श के पक्कीकरण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। इसके अलावा भवन बनाने में जिन ईंटों का प्रयोग किया गया है वो 4:2:1 के रेशियो में किया गया है दोस्तों। 4 लंबाई 2 मोटाई और 1 जो थी वो ऊंचाई थी ईंटों की। सारे जगह से लगभग इसी अनुपात में ईंटें मिले हैं। दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर न खोलकर अंदर की ओर गली की ओर खोले जाते थे। यहाँ के हड़प्पा सभ्यता में जितने भी घर बने हुए थे उनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खोले जाते थे दोस्तों, वो गली की ओर खोले जाते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह है जिसमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खोले गए थे। और यहाँ पे लोथल के बारे में एक पॉइंट और मैंने आपको बताया है कि लोथल में एकल नगर विभाजन था, यानी कि जितने भी घर बने हुए थे वो सारे के सारे घर एक सीक्वेंस में बने हुए थे, कोई पश्चिमी और कोई पूर्वी भाग यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है। लोथल में, और दरवाजे भी घर के मुख्य सड़क की ओर खोले गए थे। अब हमें देखना है घरों की संरचना। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की घरों की संरचना कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में हर घर में कुआं और नालियों की व्यवस्था थी। धौलावीरा से लकड़ी की नाली मिली है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। इसके अलावा सामूहिक भवन, सभागार और अन्नागार ये सभी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, जिन्हें दुर्ग के अंदर बनवाए गए हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि और जगहों पर फ्रेंड्स ये सारे सभागार अन्नागार जो होते थे वो दुर्ग के बाहर बनवाए गए थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में ये सारे चीज़ें दुर्ग के अंदर बनवाई गई थी। और वहाँ के लोगों का मनोरंजन का साधन क्या था फ्रेंड्स, तो वो था मछली पकड़ना, शिकार खेलना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना या फिर चौथ खेलना इत्यादि था। ठीक है। ये सब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन थे। और अब हमको जो आगे का जो पॉइंट है वो देखना है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। समाज मातृसत्तात्मक था, यानी कि मातृ देवी की पूजा होती थी वहाँ पे, और इसका साक्ष्य भी मिला है। लोग जो थे वो शांति प्रिय थे और शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, यानी कि किसी भी लड़ाई का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिलता है। आभूषण का प्रयोग पुरुष एवं महिला दोनों के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। ठीक है। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन। ठीक है। अब हमें हड़प्पा सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में देखना है आगे। देखिए, हड़प्पा में पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां ज़्यादा मिली हैं, जिसके आधार पे ये अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। लेकिन मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की भी मुहर मिली है, जिससे
ये पता चलता है कि मातृ देवी की तो ये लोग पूजा करते थे, लेकिन शिव की भी पूजा इनके द्वारा की जाती थी। इसके अलावा एक मूर्ति में स्त्री के पेट से एक निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, जिससे ये अनुमान लगता है कि ये लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। और पशु में कुबर वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा की जाती थी। पक्षी में एक पक्षी थी फ्रेंड्स फाख्ता, ये नाम आप याद रखेंगे, फाख्ता। ठीक है, पशुओं में कुबर वाले बैल और पक्षियों में फाख्ता की पूजा की जाती थी। इसके अलावा वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी और मंदिर के प्रमाण जो हैं वो यहाँ से नहीं मिले हैं। मंदिर के प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का राजनीतिक जीवन, देखिए फ्रेंड्स, स्रोत के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है यहाँ से। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो राजनीतिक जीवन था उसके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी यहाँ से नहीं मिलती है, ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो शासन था वो पुरोहित वर्ग या फिर नगर प्रशासन या फिर व्यापारी वर्ग द्वारा संचालित होता था। एक पिगट इतिहासकार हैं, ये जो पिगट नाम है फ्रेंड्स, एक इतिहासकार है जिन्होंने ये अनुमान लगाया था कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, इन पिगट महोदय ने मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इसके अलावा एक हंटर जो थे, हंटर भी एक इतिहासकार थे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा है कि मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना जाता है, क्योंकि यहाँ से कोई राजा के शासन करने के प्रमाण नहीं मिले हैं, किसी युद्ध के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे महल अस्त्र शस्त्र का भी अभाव पाया जाता है, यहाँ से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। अब आगे हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या था दोस्तों, ये लोग कृषि से परिचित थे, यहाँ पे सिंचाई जुताई बुआई सभी विधि से ये लोग परिचित थे और मुख्य फसल जो था वो गेहूं जौ मटर कपास से ये लोग परिचित थे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये है वो ये पॉइंट है दोस्तों कि ये जो कपास है, कपास की खेती हड़प्पा काल में ही शुरू होती है, उसके पहले भारत में कपास की खेती नहीं की जाती थी और यहीं से कपास की खेती शुरू होती है। और जैसे ही कपास की जो फसल उगाई जाने लगी तो यहीं से सूती वस्त्र भी बनाए जाने लगे थे। ठीक है, चावल के साक्ष्य ये मैंने आपको बताया है, लोथल और रंगपुर से मिले हैं। गन्ना और रागी के प्रमाण यहाँ से नहीं मिले हैं। पशुपालन कैसा था फ्रेंड्स, कुबर वाला सांड, गाय घोड़ा आदि से परिचित। मैंने आपको बताया था कि सुरकोटदा जो है वहां से बस घोड़े की हड्डियां मिली हैं। ठीक है, उद्योग सूती वस्त्र बर्तन शिल्प आदि का इनका उद्योग था और जो व्यापार था इनका वो पश्चिम एशिया मध्य एशिया ईरान अफगानिस्तान से भी होता था। ठीक है, वो मैं आपको बताई हूँ कि इनका जो व्यापार था वो हर जगह से और कहाँ कहाँ से, पश्चिम एशिया मध्य एशिया ईरान और अफगानिस्तान से इनका व्यापार चलता था दोस्तों। और निर्यात ये किस वस्तु का करते थे, तो सूती वस्त्र का, हाथी दांत और लकड़ी का ये लोग निर्यात करते थे। और हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें आयात की जाती थी बाहर से वो चांदी ईरान और अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से, तांबा खेतरी से और लाजवर्द जो है वो मेसोपोटामिया से ये लोग आयात करते थे फ्रेंड्स। और ये जो मेसोपोटामिया है इसका जो वास्तविक नाम है आज का वो है ईरान। इसके अलावा सबसे लास्ट पॉइंट फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और वो है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बातें कही गई हैं दोस्तों, और जिनमें प्रमुख कुछ कारण है, कुछ लोगों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। एक व्यक्ति थे मैके और जॉन मार्शल, इनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ था, कि बाढ़ आई थी और उसी में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। दूसरे हैं चाइल्ड और व्हीलर का कहना था कि विदेशियों ने आक्रमण किया था। चाइल्ड और व्हीलर विदेशी आक्रमण। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है दोस्तों वो है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इनका मानना था कि जो आर्य आए थे उनके द्वारा आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया गया था। और तीसरे जो है फेयर सर्विस का कहना था कि पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। लेकिन ये इन तीनों में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें।
अगर आपने हड़प्पा सभ्यता का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जा रहा है, आप वहां से जाकर देख ली, क्योंकि आप पहले की क्लासेस देखेंगे, पहले के वीडियोस देखेंगे, तभी जाके आपको ये क्लासेस समझ में आएंगे। और एक बात और दोस्तों, यहाँ पे कुछ याद करने वाले फैक्ट्स हैं, लेकिन आप 2-3 बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सुनने से ही ये सारे फैक्ट्स एक बार में याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। आगे का जो चैप्टर है हमारा वो है वैदिक सभ्यता, वो हम लोग आगे लेकर आएंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए लास्ट में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना है। और वो सूचना ये है फ्रेंड्स कि हमारे प्लेटफॉर्म नॉलेज वर्ल्ड पे लाइव क्लासेस शुरू की गई हैं, और वो क्लासेस बीपीएससी, एसएससी, रेलवे और अदर कम्पिटिटिव जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं इन सब के लिए चलाई जा रही हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को एक नया रूप दें, तो आप इस नंबर पे जो डिस्प्ले में नंबर जा रहा है 6202981656, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ 6202981656, ये जो डिस्प्ले में नंबर जा रहा है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर एक ईमेल आईडी है दोस्तों resupali.aman@gmail.com, ठीक है। आप उस पर भी मेल करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करते हो तो आपकी पढ़ाई को एक नई दिशा ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स आपके लिए एक ज़रूरी, एक महत्वपूर्ण सूचना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। अगली क्लासेस में मैं आपके लिए वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ ज़रूरी बातें लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।